नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 89वां एपिसोड है, यानी कि 89वां एपिसोड। लगातार आप लोगों के सामने तमाम सवालों के जवाब को लेके आ रहे हैं। जो भी सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर क्वेरी कंसर्न के फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। तो आज भी हमने कई सवालों को लिया हुआ है। कल आप लोगों ने जो है वीकली न्यूज़ सेशन में भी वीडियो देखा हुआ है। यदि नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख लीजिए। आपके सामने वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें लगातार हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप लोगों को तमाम लोकेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और जो भी आपके मन में दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, उन सब को सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ इन पर्सन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म मिल जाता है, उसके जरिए आप हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं, जो भी आपको रियल एस्टेट में किसी भी तरीके से निवेश करने से पहले आपके मन में, आपके सामने उठ रहे हों। यदि आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपका फ़ायदा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमें भी प्रोत्साहन मिल जाएगा। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुमेध जोशी जी हैं, यू आर प्रोवाइडिंग रियली हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन डे बाई डे एंड हेल्पिंग प्रॉपर्टी बायर्स इफिशियंटली। थैंक यू सो मच सुमेध जी। आई हैव वन क्वेश्चन। आई एम प्लानिंग टू गिव टोकन अमाउंट इन साहिल एंड कोहिनूर बिल्डर्स project on Dutt Mandir Road, Central. RERA position is March 2025. They say we give 6 months earlier. Is this good decision to give refundable token till launch and can they change floor plan going ahead? देखिए सुमित जोशी जी, पहली चीज़, लगातार आप लोगों के सामने जो है ये इन मुद्दों पे हम लोग बात कर चुके हैं कई वीडियोस में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टोकन देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहली चीज़, टोकन देने से पहले आप ये देखिए क्या उस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है या फिर अभी अप्लाई किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर वो अप्लाई किया गया है तो टोकन मांगने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे मैं इन जनरल सारे डेवलपर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने स्पेसिफिक नाम लिखे हैं, सिर्फ इसकी नहीं, कहीं भी आप ले रहे हो और किसी कोई भी जो है कस्टमर अगर कहीं भी टोकन देने जा रहा है तो पहले आप देख लें कि वहाँ पे उस प्रोजेक्ट का जिसके बारे में आपसे बात किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर होने से फ़ायदा क्या है कि आपको कम से कम पता चलेगा कि जो भी सैंक्शनिंग होती हैं वो ली गई हैं, और जो भी सैंक्शनिंग, चाहे वो ब्लूप्रिंट हो, चाहे आपका प्रोफार्मा एग्रीमेंट हो, प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर हो, ये सारी चीज़ें आपको महारेरा में अटैच दिख जाएंगी उसके पेज पे। वहाँ पे जाके आप उसे तसल्ली से देख सकते हैं, एक चीज़। दूसरी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अभी वो लॉन्च होने वाला है, टोकन वाली चीज़ें हैं, तो 2022 का एक तरीके से दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है कैलेंडर ईयर का, और 2025 आने में 2.5 साल, पौने 3 साल ही बचे हुए हैं। तो रेरा पोजीशन डेट मुझे नहीं लगता है कि 2.5 पौने 3 साल का रहता है। कोई भी डेवलपर जब किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो कम से कम डेट ऑफ लॉन्च से, यानी कि डेट ऑफ महारेरा रजिस्ट्रेशन से, वो 4 से 6 साल, 7 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, उसका महारेरा डेट वो लेके रखता है इन अ प्रायर। तो ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए। अगर कोई भी अर्ली स्टेज के प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं तो मोटे तौर पे 4 साल पकड़ के चलिए कि उसे बनने में लगेगा। 3.5 साल आप मान सकते हैं कि अगर वो अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके दे सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना है महारेरा रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पोजीशन डेट बताया जा रहा है। अब मान लीजिए वो कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, उस पर कई फेजेज में काम किए जाने हैं, तो जिस फेज में आप खरीदने जा रहे हैं उसमें 1 टावर है, 2 टावर है, 3 टावर, उसका अलग रेरा लिया गया है, तो उतने ही फेज को वो डिलीवर करेगा जितना उस पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर फेज के लिए उसने महारेरा पोजीशन डेट दिखाया हुआ है। इसमें कुछ आगे पीछे मत समझिए। कई बिल्डर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वो कई बार ये बात सही है कि 5-6 महीने पहले आ जाता है। ऑन अ सेफर साइड डेवलपर थोड़ा कुशन लेके चलता है, थोड़ा बफर टाइमलाइन लेके चलते हैं, लेकिन आपको महारेरा के पोजीशन डेट पे ही विश्वास रखना चाहिए। कई बार ओसी मिलने में भी टाइम लग जाता है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया जो आर्किटेक्ट इशू करता है कि अब ये बिल्डिंग जो है तैयार हो चुकी है, लेकिन जो उसमें सैंक्शनिंग ली गई है, तमाम सैंक्शनिंग, चाहे वो फायर की हो, जो तमाम एनओसीज लिए जाते हैं, उसे स्क्रूटनाइज किया जाता है। और ये स्क्रूटनाइजेशन में क्योंकि मल्टीपल बॉडी जो है गवर्नमेंट की इन्वॉल्व है, तो उसका रिपोर्ट लगने में समय लगता है। इस वजह से कई बार आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि अब ये फ्लैट ऑक्यूपाई करने लायक हो चुके हैं, इसे मिलने में समय लगता है। तो हो सकता है वो तैयार तो कर दे, पर आप उस घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे, तो उस पोजीशन का कुछ मतलब नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। जो महारेरा बताया जा रहा है उसकी के हिसाब से आप चलिए। पहली चीज,
टोकन कभी भी महारेरा नंबर आने के पहले देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चेक ना तो बैंक में जो है एक तरीके से इनकैश कर सकता है डेवलपर, ना तो आपके देने से कुछ फायदा, वो एक जस्ट अ लीफ है। और अगर वो किसी और अकाउंट में ले रहे हैं तो भी आपको नहीं देना चाहिए। जब महारेरा नंबर आ जाए तब टोकन दीजिए। और टोकन देने से पहले ये भी ध्यान रखिए क्या आप उस लोकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर डेवलपर प्रोजेक्ट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर जो चीज़ बताई जा रही है वैसी आई तो आप बुक करने वाले, तो आप जो है टोकन के लिए प्रोसीड करिए। रिफंडेबल है। मान लीजिए आप टोकन ले लेते हैं लॉन्च के टाइम पे, जब आपको बुलाया जाता है और उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ पे आपत्ति है तो वहाँ क्लैरिफाई करिए। अगर आपको लगता है नहीं ये मैं जैसा चाह रहा था उस अमाउंट में नहीं है, जैसा मैं जिस फ्लोर चाह रहा था वो फ्लोर नहीं मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में चाह रहा था वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर जिस तरीके का लेआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके का लेआउट ये है ही नहीं, ना उतने टेरेस है, ना उतना बड़ा टेरेस है, ना उतना बड़ा किचन है, ना उतना बड़ा हॉल है, जो भी चीज़ें हैं अगर वो आपको जस्टिफाइंग नहीं लगती हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे जो है तुरंत उसे नो कहिए और बाहर आइए, अपने पैसे को जो है रिफंड लीजिए। आप इंपल्सन में मत आइए। हाँ, कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको लगता है नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे डिसीजन में, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या इग्नोर करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप पहले ही थॉट प्रोसेस बना लें। कई लोगों के लिए उनका हॉल बड़ा चाहिए क्योंकि फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल के लोग आते रहते हैं, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर और ये फ्रेंड सर्कल के लोग कभी कभी आते हैं या फिर हम घर पे ना बैठ के बाहर आउटिंग पे जाते हैं, तो फिर आपके लिए छोटे हॉल भी हो सकता है चल जाए आपका काम। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको एक 0.5 चाहिए नहीं चाहिए, घर में बच्चा है तो एक एडिशनल रूम चाहिए नहीं चाहिए, इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है। क्या वो आपको मिल रहा है, नहीं चाहिए तो वो क्या हटके भी आप कन्विंस हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के तब आप जब बैठेंगे बुकिंग के टाइम पे, टोकन आपने पहले ही दिया हुआ है, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, कहीं आपको समस्या लगे क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए अपनी समस्या हम तक लीजिए, इन पर्सन कंसल्टेशन लीजिए। हाँ, इसके लिए कुछ चार्ज भी लगता है, उसे भी पे करिए। आगे चलते हैं। कॉमन मैन नाम से इन्होंने जो है कमेंट किया है, सवाल पूछा है। आप लोगों से लगातार अनुरोध है कृपया अपना नाम दीजिए, मुझे बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। You are doing very good job. Thank you so much. My question is, entire project RERA date is December 2024. 2 tower where I booked my flat has RERA date of March 2024. So what does it mean? When can I expect my flat possession? If project date is 2024, then how he can deliver the flat without amenities? देखिए, आप जो भी हैं आप इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में रिप्लाई दिया आपको, जब फेज वाइज रेरा लिया जा रहा है या बिल्डिंग वाइज रेरा लिया जा रहा है तो जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है डेवलपर की, वो इतनी ही बन रही है कि उसने रेरा लेते वक्त जिन जिन बिल्डिंग को, जिन चीज़ों को मेंशन किया उसको उतना ही पोजीशन उस रेरा के अंतर्गत उस तय सीमा के अंदर देना है। अगर उसने और भी बिल्डिंग का महारेरा अलग लिया हुआ है और उसके साथ उसने एमिनिटीज के कुछ हिस्सों को क्लब किया हुआ है, तो उसकी जवाबदेही तब आएगी जब दूसरे वाले रेरा का, दूसरे फेज के रेरा का, दूसरे बिल्डिंग के रेरा का वो पोजीशन आएगा। तो ये चीज जब आप एग्रीमेंट के लिए जा रहे थे तो वहां पे भी देखना चाहिए था कि इसमें कितनी चीजें मेंशन हैं कि टिल द पोजीशन वो कितना जो है डिलीवर करेगा और उसके साथ क्या एनेक्सर लगाए गए हैं, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। उन चीजों को उसे डिलीवर करना अनिवार्य है उस डेडलाइन तक। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो अगले फेज के साथ आएंगी, अगले बिल्डिंग के साथ आएंगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की पहले फेज वाले रेरा के साथ डिलीवर करना ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जब भी आप जिस भी फेज में बुक कर रहे हैं तो यहां दो बातें और निकल के आती हैं जो हमने पिछले कई वीडियोस में बताया भी है। कई बार लोग कहते हैं कि अब जो है हमारी बिल्डिंग का फ्लोर बढ़ाया जा रहा है, पहले 12 माले का था 16 का हो रहा है, 16 माले का था 18 माले का हो रहा है, कुछ नई बिल्डिंग वहां इंट्रोड्यूस की जा रही है, ऐसा आता है। और वहां पे क्या हो रहा है, आपको पेमेंट स्लैब में भी दिक्कतें आती हैं। पहले कहा गया कि 14 फ्लोर का रहेगा और वहां पे हम मुझसे एक एक्स अमाउंट का पेमेंट लिया जा रहा था, अब वो 22 फ्लोर का हो गया तो मुझसे 14 फ्लोर वाले के हिसाब से क्यों लिया जा रहा है, स्लैब कंप्लीशन का 22 फ्लोर के स्लैब कंप्लीशन के हिसाब से लेना चाहिए डिमांड। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही कहना आपका है, लेकिन यहाँ एक ग्रे एरिया है। आपका एग्रीमेंट तो उसी पेमेंट शेड्यूल के साथ हो चुका है, उसमें अटैच्ड है पेमेंट शेड्यूल, 14 फ्लोर तक हम आपसे इतना पेमेंट ले सकते हैं, तो बिल्डर अगर ले रहा तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि महारेरा में इन्होंने एक्सटेंशन लिया तो उसके हिसाब से ये चीज भी अपडेट होनी चाहिए, तो आपके एग्रीमेंट तो अपडेट है नहीं। पर आप सही कह रहे हैं क्योंकि रेरा अपडेट होने से जब
पोजीशन डेट इररिलेवेंट हो सकता है जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो फिर ये चीज क्यों इररिलेवेंट नहीं हो सकती? तो जरूरत के हिसाब से डेवलपर अपने फायदे नुकसान के हिसाब से उसे यूज करता है। अब आप उस पर फाइट भी कितना कर सकते हैं? आप लोग आपस में जाके बात करिए, डेवलपर से रिटन कम्युनिकेशन करिए, उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि जिस तरीके से बाकी चीज़ों में रेरा के अपडेट के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो अगर इस चीज़ को भी आपने अपडेट किया है तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं डेवलपर उतनी ही चीज़ें देगा, जो आपने यहाँ पे सवाल पूछा है, जितना उसने उस महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत लिया हुआ है। और एग्रीमेंट में जो ध्यान देने वाली बात मैंने कही, तो उसमें एक लाइन आपको यह भी आ जाएगा कि फ्यूचर में कुछ अगर बदलाव होते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को देख भी लूँ और डेवलपर से कहूँ ये पॉइंट आप एग्रीमेंट में मत डालो, तो वो हटाएगा तो नहीं कि हटाएगा? देखिए, वो डेवलपर उस लाइन को नहीं हटाएगा अगर उसने ड्राफ्ट एग्रीमेंट में आपको दिखाया हुआ है, लेकिन आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहाँ हाई राइज टावर आ सकता है या कोई नया टावर आ सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये आपसे प्रायर जो है कंसेंट लिया जा रहा है। तो अगर वो मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि ऐसा होने से आपको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है नहीं इससे प्रभाव पड़ेगा, तो आप फिर वहाँ बुक ही मत करिए। यही कारण है कि बुकिंग के पहले, एग्रीमेंट के पहले इन सब चीज़ों को एक तरीके से तफसील कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उसके बाद आपको एग्रीमेंट या फिर बुकिंग, अगर मान लीजिए बुकिंग आपने कर लिया और तमाम चीज़ें बाद में पता चल रही, तो एग्रीमेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन करके इन बातों को पहले क्लियर कर लीजिए। डेवलपर से भी बात करिए किस तरह का चेंज आने की संभावना है। अगर वो कन्विंसिंग लगता है तो आगे बढ़िए, वरना मत बढ़िए। ये सब रही बातें एज पर रजिस्ट्रेशन, क्या चीज़ें कही गई हैं, जैसा आपने सवाल में पूछा। आगे चलते हैं। रविंदर पुरी जी हैं, इनका सवाल है, आई बुक्ड ए फ्लैट इन 2020 एंड गॉट द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेम ईयर बट वॉज नॉट अवेयर दैट द TDS हैड टू बी पेड, so I paid the TDS now at the time of possession along with the interest for 2 years. Is the builder liable to refund me just the TDS or interest as well? Asking this because I have received refund only for TDS amount. देखिए रविंदर पुरी जी, एज पर रूल ये आपकी जिम्मेवारी है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसका एग्रीमेंट कॉस्ट 50 लाख के ऊपर है, तो आपको 1% TDS कट करके उसके जो है अकाउंट में, यानी कि उसके ITR में जो आप एडवांस पे कर रहे हैं वो पे करना होता है उसके पैन पे या टैन नंबर पे। ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर डेवलपर ने नहीं कहा है तो आपको डेवलपर से कहना चाहिए। हाँ, जितने जिम्मेदार डेवलपर होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि आपके बिहाफ पे वो खुद ही जो है TDS जितना भी पेमेंट आपका आता जा रहा है प्रो रेटा बेसिस पे उसको भरते जाते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख का पेमेंट किया तो और 50 लाख के ऊपर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है, तो 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5000 हुआ, वो दे देगा, उसी में से वो पे करता जाएगा और आपको उस TDS का रिसिप्ट भी मेल पे या जिस भी मीडियम से आपको भेजता जाएगा। तो वहाँ आपको सहूलियत मिल जाती है। कई डेवलपर वन टाइम, अगर वो पोजीशन के आसपास है तो वन टाइम पेमेंट करवा देते हैं अपनी ही टीम से, और वो टोटल पैकेज का पार्ट होता है, क्योंकि कल को जो है डेवलपर उसे क्लेम कर सकता है, वो एडवांस टैक्स एक तरीके से आप दे रहे हैं। तो अगर इस डेवलपर ने नहीं बताया तो या तो ये जिम्मेवार डेवलपर नहीं होगा, या तो फिर उसने बायर की ही जिम्मेदारी समझ के उसके ऊपर छोड़ दी। पर किसी भी केस में जब ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे डिडक्ट करके उसके अकाउंट में जमा करना है डेवलपर के, तो ये हमारा ही फॉल्ट है और इसी वजह से आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है। बिल्डर की इस पर लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती है कि वो आपको इसका इंटरेस्ट वापस करे। हाँ, अगर आप उसने बुकिंग के टाइम पे ऐसा कुछ कहा है कि TDS हम ही मैनेज करने वाले हैं, हम ही भरेंगे, और उसके बाद नहीं किया है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। उसके बेस पे आप उससे लड़ भी सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपकी जिम्मेवारी है, जो भी TDS उसका बना है और वो तो उसने रिफंड कर दिया आप कह रहे हैं, पर उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो जरूरी नहीं है। अगर वो बिल्डर के ऊपर, अगर वो देना चाहे दे सकता है, नहीं देगा तो आप उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। खामकर यांनी विचारला आहे, महाराष्ट्र सरकार नदीपासून किती अंतरावर, किती फुटावर बांधकाम करायला परवानगी देते आणि एकच नियम सर्व राज्यांना लागू होतो का? देखिए खामकर जी, एक तरीके से जो रिवर की लाइंस हैं इस पे हमने चर्चा पहले भी की हुई है, थोड़ा यहाँ पे भी समझ लेते हैं। रिवर के जो फ्लड लाइन है, इसके दोनों तरफ 2 इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक ब्लू लाइन, एक रेड लाइन। ब्लू लाइन जो होती है वो नदी के पास होती है। मान लीजिए नदी का फ्लो है तो इसके जो सबसे पास वाली लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन, वो ब्लू लाइन मानी जाएगी, और जो उससे दूर होगी उसे रेड लाइन मानी जाएगी। अब ये ब्लू लाइन और रेड लाइन निर्धारित कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। जो भी फ्लड डिस्चार्ज हो रहा है
जैसे पुणे में आप समझिए डैम से वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है, काफ़ी हैवी बारिश हो रही है, तो हर 25 साल का एवरेज निकाला जाता है कि मैक्सिमम वो फ्लड लाइन कहाँ जा रहा है, रिवर की जो बहाव है वो किस स्तर तक पहुंच रही है। तो 25 साल में जो मैक्सिमम उसकी लाइन पहुंच रही है वो होगी आपकी ब्लू लाइन, और 100 साल का जो एवरेज आएगा वो आपका होगा रेड लाइन। जाहिर सी बात है 100 साल में कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जो है डैम से वाटर डिस्चार्ज भी काफ़ी किया गया, तो वो लाइन दूर होती है, उसे रेड लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वहां उस स्तर तक पानी पहुंच रहा है तो यानी आसपास के इलाके में फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। और तमाम जगहों पे जैसे आप देखते हैं सीवर लाइन वगैरह कनेक्टेड होते हैं, तो सीवर लाइन जो है आउटफ्लो होने लगता है, यानी कि रिवर्स फ्लो उसमें से चालू हो जाता है, उसके जरिए भी कई जो है जो डाउन एरियाज होते हैं वहां पे वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका ब्लू लाइन और रेड लाइन का मैकेनिज्म किस तरीके से निर्धारित होता है। तो अब ये नियम जो है हर राज्य में एक है, लेकिन हर रिवर में कितना डिस्चार्ज होगा, कितना उसका फ्लड लाइन होगा, और वहां के जियोग्राफी के हिसाब से कहां तक 25 साल में जा रहा है जिससे ब्लू लाइन निर्धारित हो, और 100 साल में कितना एवरेज लाइन वहां फ्लड लाइन जा रहा है उससे रेड लाइन निर्धारित हो, ये अलग हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए पुणे में देख लीजिए, इंद्रायणी नदी आपकी कहां से निकल रही है, लोनावला से निकल रही है। अगर वहां ज्यादा बारिश होगा तो इंद्रायणी का जो फ्लड लाइन है वो आगे पीछे होगा, ज़्यादा कम जैसी भी बारिश होगी। मूड़ा मुथा रिवर ले लीजिए, तो मूड़ा आपका कहाँ से आ रहा है, मुलसी डैम से आ रहा है, वहाँ के आसपास जो भी बारिश हो रही है तामनी घाट के आसपास, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना पानी और ज़्यादा और कम होगा। वहीं जब आप नॉर्थ में जाएंगे जहाँ पे गंगा यमुना तमाम नदियाँ हैं, सरयू जो कि एक तरीके से लाइव रिवर कही जाती हैं, जो ग्लेशियर से जुड़ी हुई हैं, जब गर्मी होती है तो वहाँ से पानी पिघल के आता है, बरसात में ऑब्वियस से बरसात की वजह से भी पानी बढ़ेगा, ऊपर के हिस्से से उत्तर से जो है बह रही हैं, तो वहां पे जो कैलकुलेशन है सिचुएशन वो अलग है, यहाँ पे अलग है। लेकिन ये जो एक नियम है कि 25 साल में कहाँ तक जाएगा और 100 साल में कहाँ तक जाएगा, ये एक जैसा ही है, पर आप इसे हर नदी में हर जियोग्राफी में एक जैसा कोई लेंथ नहीं बता सकते कि उसके सेंटर से आप 10 मीटर पकड़ लीजिए, 20 मीटर, ऐसा नहीं होता है। तो ये अलग अलग होता है, और इसी वजह से इसमें कई बार जो है गलतियां होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज इसे कहीं भी ओपन फोरम में डिस्क्लोज नहीं करती है, और डेवलपर कई बार इसका फायदा भी उठा लेते हैं, और जब उस पर कोई निगरानी करने की बात करता है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन करता है और सच में वो ऐसा है कि वो फ्लड लाइन में आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई होती है, नहीं तो नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो नया एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया, पहले तो रिस्ट्रिक्टेड जोन थे, रेड लाइन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन 2018 में इसमें एक अमेंडमेंट ये कर दिया गया कि ब्लू लाइन के अंदर, यानी कि जो सेंटर है, ये रिवर है, सेंटर से जो 25 साल में एवरेज जा रहा है, जो ब्लू लाइन कही जा रही है, उसके अंदर मान लीजिए अगर कुछ जगह है तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, कल्टीवेशन के यूज में आ सकता है, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड जोन कहा जाता है। लेकिन ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच में जो जगह है उसे रोड के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगा सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट का वहां से पाइपलाइन जा सकता है, ड्रिंकिंग सप्लाई की लाइन जा सकती है, पर कोई भी रिहायशी या कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं हो सकता है। और ये दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्लिंथ। अगर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही हो या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही हो नदी के आसपास, तो उसका जो प्लिंथ लेवल है वो इसके ब्लू लाइन और रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए, जिससे कभी अगर जो है इमरजेंसी सिचुएशन आए, फ्लडिंग की सिचुएशन आए, तो लोगों को आसानी से इवैक्यूएट किया जा सके। तो ये पूरा नियम है, यानी कि इसके लिए आपको जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, पीएमसी या पीएमआरडीए, वहाँ के ऑफिस से आप इनका मैप ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एवरेज डेटा होता है 2500 साल का, कहाँ तक गया और उसके लिए कितना डिस्टेंस वहाँ पे ब्लू लाइन एग्जिस्ट कर रहा है और कितने डिस्टेंस पे रेड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आशीष भंडारी जी हैं, इनका सवाल है, ओपन कवर पार्किंग इज सेलेबल, इज इट रिक्वायर्ड टू रिटेन इन एग्रीमेंट? देखिए आशीष जी, बिल्कुल भी नहीं, ओपन पार्किंग डेवलपर नहीं बेच सकता है। इसके बारे में जो है एक नया नोटिफिकेशन भी महारेरा ने जारी किया था लगभग 1 साल पहले, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे प्रेस करके देखिए। सिर्फ इस मसले पे नहीं है, उसमें और भी पॉइंट हमने कवर किया हुआ है कि किस तरीके से पार्किंग जो है बेचा जा सकता है, किस स्थिति में नहीं बेचा जा सकता है, और अगर डेवलपर बेच रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है उस एग्रीमेंट में एनेक्सर करना और मेंशन करना, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में समझ पाएंगे, उसे देख लीजिए। इसलिए बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुड़े रहिए, सारे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि तमाम जानकारियाँ आपको अलग अलग वीडियोज़ में मिलेंगी। अब 89वां एपिसोड है, आप खुद देखिए, हर एक एपिसोड में हम लोग एवरेज 8, 9, 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक,
और पहले के जो एपिसोड्स हैं उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल लिए हुए हैं जब हम लोग लाइव सेशन वगैरह करते थे। तो आप लोग देखिए, उसमें कुछ आपको लगता है कि और ऐड किया जाना चाहिए तो वो भी बताइए। इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रोत्साहन हमें मिलेगा, वो अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। जो आप इसमें आगे जो बातें कर रहे हैं कि जब ओपन पार्किंग कोई डेवलपर बेचता तो वो करता क्या है स्मार्टली, ITC इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस, उसका बाइफर्केशन आप पूछेंगे तो उसमें कहा जाएगा पार्किंग है, MSCV है, सोसाइटी फॉर्मेशन है, और जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटीज़ में वो सब इंक्लूसिव है। लेकिन अगर आप उसका बाइफर्केशन कहीं रिटर्न मांगेंगे तो डेवलपर सबका दे सकता है, पर वो पार्किंग का नहीं देगा, क्योंकि आपके साथ अगर ओपन पार्किंग है तो उसको वो बेच तो सकता नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट पे नहीं देगा, पर आपसे हो सकता है लमसम पैसा वो ले रहा हो उसके नाम पे। और ओपन कार पार्क अगर बेच नहीं रहा तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्रीमेंट में वो उसका कोई नंबर मेंशन करे। हाँ, ये जरूर मेंशन कर देगा ओपन कार पार्क सह, कि उसके साथ आपको दिया जा रहा है इंक्लूडिंग ओपन कार पार्क। लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके लिए कि उसका एरिया मेंशन करे और वहाँ पे ये दिखाए कि भाई हाँ इतना जो है ए नंबर का पार्किंग इतना बाई इतने का दिया जा रहा है। ये सब उसको जरूरी नहीं, क्योंकि वो बेच ही नहीं रहा। जब बेच रहा है तो उसके लिए ये सब चीज़ें मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट में आप पूछ रहे हैं क्या एग्रीमेंट में लिखा जाना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया, ओपन पार्किंग लिख सकता है इंक्लूडिंग ओपन पार्किंग। और हाँ, अगर किसी को पार्किंग बेचा जा रहा है तो उसके लिए जो है एक अलग जो है रूल रेगुलेशंस होता है, उसे आप वीडियोस में देख लीजिए, जैसा मैंने आई बटन पे बताया हुआ है। कुछ कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट में लिख के बताइए। आगे चलते हैं। विनायक नालवड़े जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव इन्वेस्टेड इन मंत्रा इंसिग्निया एंड द बिल्डर हैज नॉट अलाउड टू विजिट द फ्लैट इवन वंस अप टिल नाउ, व्हाट कैन बी डन। देखिए विनायक जी, बिल्डर जरूरी नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाए। कारण क्या है, देखिए कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। हमने मेट्रो कवरेज के दौरान आपको दिखाया किस तरीके से जो है वनज के पास में एक तरीके से ये एक्सीडेंट हो चुका है। और ऐसे तमाम एक्सीडेंट आप लगातार देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे होते रहते हैं। कई लेबर जो है उसमें हताहत भी होते हैं। इसके चलते डेवलपर बचता है कि इस रिस्क में क्यों जाए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में कहीं स्लैब की कास्टिंग हो रही हो और फिर उस कुछ रिस्क हो किसी के लिए, प्रॉपर कहीं सेफ्टी मेजर ना कोई फॉलो करे, कहीं बच्चा साथ में ना चलाए। इसके चलते वो सीधा एक ही गाइडलाइन रख देते हैं, कोई भी विजिट नहीं कर सकता, खासकर जब स्लैब का काम चल रहा होता है तो। क्योंकि ऊपर से अगर आप समझिए 50 ग्राम का भी पत्थर गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते उसका वेट 2 किलो का भी हो सकता है नीचे आते आते, तो उससे कितना क्या चोटें लगेंगी, कैसा होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, अगर स्लैब का काम पूरा हो चुका है, इंटरनल काम चालू है और इंटरनल कामों के लिए जो मटेरियल लिफ्ट है उसके जरिए डेवलपर अलाउ करता है तो आप जा सकते हैं। उस समय रिस्क के चांसेस थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू जब स्लैब कास्टिंग होती है। तो इन पचड़ों से बचने के लिए कई बार डेवलपर आपको अलाउ नहीं करता है। उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है स्लैब कंप्लीट होने के बाद वो आपको विजिट अलाउ करते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेवलपर की मंशा नहीं है। आज के समय में लगभग सारे डेवलपर यही कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन था, हमने बीच में आपको दिखाया था, उस पर आई बटन चला देते हैं। मिस्टेक हुआ, जो भी चीज़ें हुई उसके चलते वहाँ पे 4-5 लेबर मरे और अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन रिज्यूम नहीं हो पाया। अब सोचिए उसमें नुकसान किसका होगा भाई, जिसने भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो तो कॉमर्शियल में जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका नुकसान होगा, बायर का नुकसान, क्योंकि पोजीशन डिले हो रहा है, और जितना डिस्बर्स किया जा चुका है उसका तो इंटरेस्ट आपको देना ही है, उसकी EMI तो आपको भरनी ही है वो तो बैंक नहीं रोकने वाली। तो अच्छा ही है, आपकी सेफ्टी भी रहे, डेवलपर की भी सेफ्टी रहे, किसी का डिले ना हो, और जब स्लैब हो जाए और लगे कि भाई अब सब कुछ सेफ है और ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो अगर आपको ले जाता है, दिखाता है, तो आप वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। राहुल शर्मा जी हैं, इनका सवाल है, इफ द फ्लैट एग्रीमेंट इज ऑलरेडी डन इन 2020 एंड इफ नाउ वी वांट टू बाई स्टिल्ट पार्किंग देन इज दिस लीगल? द बिल्डर इज ओनली गिविंग एन अलॉटमेंट लेटर, सो कैन इट हैपन दैट पोस्ट सोसाइटी फॉर्मेशन द सोसाइटी हैज द राइट टू टेक अवे द स्टिल्ट पार्किंग? देखिए इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, अगर वो पार्किंग आपको बेच रहे हैं तो आप उसमें एक तरीके से करेक्शन डीड करा लीजिए। करेक्शन डीड के जरिए भी आप उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, आपके जो पुराना एग्जीक्यूट हो चुका है एग्रीमेंट। दूसरा तरीका ये है जो आमतौर पे होता है, जैसा आप लिख रहे हैं अलॉटमेंट लेटर डेवलपर अपने लेटर हेड पे दे देता है, और ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है चलती हैं, मान्य होती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है सोसाइटी फॉर्म होने की स्थिति में भी, क्योंकि जितना उसने पार्किंग अलॉट किया है उसी के हिसाब से वो सोसाइटी फॉर्म करते वक्त उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं।
अब इसमें कई बार ये होता है कि आपसे पैसे भी ले लिए जाते हैं, पर अगर उसको करेक्शन डीड करने जाएंगे तो वहाँ पे डायमेंशंस भी मेंशन करना होगा, एनेक्सर में उस पार्किंग का जो है मैप भी लगाना होगा, पार्किंग नंबर भी मेंशन करना होगा। तो वहाँ पे साफ है कि वो पार्किंग बेचा जा रहा है, इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। पर डेवलपर के पास कई बार जो है स्टिल पार्किंग बचा होता है और वो ये सब पचड़ों में नहीं जाना चाहता, करेक्शन डीड में जाके ये सारी चीज़ें वो अटैच करे, तो सिंपल कहता है भाई आप इतने पैसे दो और ये लो अलॉटमेंट लेटर पे मैं लिख के आपको दे देता हूँ, तो उसकी लायबिलिटी नहीं आई। और भी इसमें कई एंगल होते हैं जो कभी किसी डिटेल एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मान्य बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है। अगर डेवलपर को आप पैसे दे के स्टिल पार्किंग ले रहे हैं, स्टिल पार्किंग यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, कई बार वहाँ पे मैकेनाइज पार्किंग भी लगाई जाती है जिससे एक बार में 2 पार्किंग आ जाए अगर उसकी हाइट अच्छी है। अदरवाइज ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग को जो ओपन होता है आसपास, उसे स्टिल पार्किंग कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, डेवलपर के साथ आप बात कर लीजिए, अगर करेक्शन डीड करके उसमें मेंशन करना चाहते हैं आप, डेवलपर से बात करके कर लीजिए। अदरवाइज जो आप लिख रहे हैं अलॉटमेंट लेटर, उसकी भी वैल्यू होती है, इसको मेल पे भी ले लीजिए, अलॉटमेंट लेटर उनके लेटर हेड पे भी ले लीजिए। सोसाइटी फॉर्मेशन के समय कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये आमतौर पे कई सोसाइटीज़ में फॉलो हो रही है। गणेश सिकारे जी हैं, इनका सवाल है, व्हाट शुड बी द पार्किंग साइज इन फीट, आई मीन टू से फॉर कार एंड 2 व्हीलर्स। देखिए गणेश जी, पार्किंग का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में। अगर आप पुणे की बात करें तो ऑन एन एवरेज 12.5 स्क्वायर मीटर कार के लिए जो है मैंडेटरी है, और 3 स्क्वायर मीटर जो है आपका वो 2 व्हीलर्स के लिए है, और 0.7 स्क्वायर मीटर जो आपका है वो साइकिल के लिए। इसको अगर आप स्क्वायर फिट में समझना चाहें तो 12.5 स्क्वायर मीटर यानी कि 134.5 के आसपास स्क्वायर फिट। अब इसको अगर आप डायमेंशन में समझेंगे तो मोटे तौर पे 13.5 बाई 10 फिट का हो सकता है, 10 फिट की विड्थ हो और 13, सवा 13, 13.5 फिट की लेंथ हो, तो जाके 134.5 स्क्वायर फिट आपका बन जाता है 12.5 स्क्वायर मीटर। उसी तरीके से अगर आप 3 स्क्वायर मीटर देखें जो कि बाइक के लिए निर्धारित की गई है, तो ये लगभग आपका मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो 32, 32.5 स्क्वायर फिट के आसपास जाता है, जो कि बाइक के लिए जरूरी मानी जाती हैं। यानी कि 10 बाई 3 फिट, 3 फिट 10 या 2.5 फिट, तो लेंथ आपकी और बढ़ जाएगी। 22 जो मैंने आपको साइकिल के लिए बताया 0.7 स्क्वायर मीटर, तो ये लगभग 7.5 स्क्वायर फिट के आसपास होता है, यानी कि 1.25 फिट का जो है विड्थ हो जाए और लगभग जो है 5-6 फिट का आपका लेंथ हो जाए। तो ये एक तरीके से पुणे में चलता है और इसके आधार पे ही कैलकुलेशन होता है कि वहाँ पे जितनी पार्किंग दी जा रही हैं उसको कितना कितना एरिया अलॉट किया जाए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ये सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सकें, लोगों की समस्याएँ हम तक आ सकें और हमारा प्रोत्साहन भी बना रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।